हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ नोट्स के साथ डिटेल में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो के, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो लिंक आएगा डाउनलोड का, वहाँ से ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 3 मई। मुझे लगता है आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। देखिए, इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को तय करना है। हालांकि भारत जो है वो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में बहुत नीचे स्थान पर है दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो। अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बताया था। तो 180 देशों की सूची में इंडिया जो है 142वें स्थान पर है और पिछले 4 साल से भारत जो है लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल 112 पे है, भूटान 67 पर है, श्रीलंका 127 पर है, म्यांमार 139 पे है, जो कि अच्छे पोजीशन में है इंडिया से। लेकिन जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जो है उसकी स्थिति खराब है। और ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके निजी जानकारी के लिए भी। क्वेश्चन होगा, पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए हाल ही में पर्यावरण संबंधित मंजूरी दी है। तो इस भवन की अनुमानित लागत क्या है, क्या तय की गई? इस क्वेश्चन को दूसरे ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज करके, कि नया संसद भवन बनाने के लिए जो अनुमानित लागत थी उसे केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? लागत बढ़ा दी गई है लॉकडाउन में, महामारी के बीच में। इसका आंसर है 922 करोड़ रुपए। तो अब ये जो नया संसद बनने वाला है, जिसे लगभग तमाम मंजूरी मिल गई है, अब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तो वो 922 करोड़ रुपए में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो संसद भवन जो है इस वक्त वर्तमान में, उसके ठीक सामने होगा, पास में ही। 2022 तक इसके निर्माण पूरा होने का टारगेट रखा गया है और इससे पहले इसका प्रपोज्ड जो कॉस्ट था, अनुमानित लागत थी, वो 776 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब इसकी लागत 18% को बढ़ा दी गई है और इतना कर दिया गया है, आप देख रहे हो। ओके, तो एक तो ये बात थी नहीं, एक और बात है कि पर्यावरण मंत्रालय की जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC, तो उसने अभी हाल ही में 22 से 24 अप्रैल के बीच में मीटिंग की और उसमें इस प्रोजेक्ट को, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे थे, उसको क्लियरेंस दे दिया। हालांकि उस वक्त ये मीडिया में बात सामने नहीं आई थी। अब 10 दिन बाद ये इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे हो द हिंदू में भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, तमाम न्यूज़पेपर में। ओके, तो इस नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है? तो विमल पटेल है। तो उसी ने इस मीटिंग में अपना पूरा प्रोजेक्ट रखा, तो उसके बाद इसको हरी झंडी दे दी गई। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है ये संसद भवन। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो फोटो भी आप देख रहे हो, पूरे इस क्षेत्र में जो है वो बनेगा और पूरे प्रोजेक्ट की जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी लगभग जो कॉस्ट है वो 20,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि पूरा आंकड़ा अभी तक बाहर नहीं आया है सामने। ओके, देखिए, अभी हाल ही में कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को टालने की बात कही थी, क्योंकि पैसे की कमी है अभी इलाज में और तमाम जो राज्य हैं वो सब अपना मांग रहे हैं। जो GST लंबित है केंद्र सरकार में, वो सरकार जो है अभी नहीं दे रही है। जैसे पंजाब ने औपचारिक रूप से कहा कि मुझे दिया जाए। तो ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड चीज़ है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास जो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में जो ग्रीन एरिया है, आप फोटो में देख रहे हो, तो वहाँ पर सेंट्रल विस्टा नाम से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया गया। कुछ वक्त पहले प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, उसके बारे में धीरे धीरे बातें निकल के आती रही हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस प्रोजेक्ट को कौन संचालित कर रहा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट्रल विस्टा को कौन संचालित कर रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है,
किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो 3 स्टेज में ये सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट है। पहले चरण में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को 2021 तक यानी अगले साल तक एक नया रूप दिया जाएगा, जबकि मौजूदा और भविष्य की ज़रूरतों के मुताबिक नया संसद भवन का जो निर्माण है वो 2022 तक कर लिया जाएगा, मतलब ये दूसरे स्टेज में। और तीसरा स्टेज है वो केंद्रीय मंत्रालयों का एक ही जगह पर केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण होगा, जो कि 2024 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देखिए क्या होगा इस विस्टा प्रोग्राम में और क्या बातें हैं। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए सचिवालय में 10 भवन बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में दोनों तरफ जो ग्रीनरी है वहाँ पर, और संसद भवन के बगल में नया संसद बनेगा। ओके, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है उनको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसके अलावा वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मंत्रालय भी हैं वहाँ पर, तो उन सबको म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। और नया प्रधानमंत्री कार्यालय बनेगा, उपराष्ट्रपति नया कार्यालय बनेगा, ऑफिस बनेगा, और जो केंद्रीय सचिवालय बनने वाला है उसके लिए कई सारी इमारतों को भी ध्वस्त करने की योजना है, जैसे उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, उपराष्ट्रपति आवास। अगर आप दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके आसपास इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो जगह है उसके कुछ दूरी पर ये सब बिल्डिंग है, उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, तो ये सबको ढा दिया जाएगा। तो एक सवाल उठता है कि इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों है? तो देखिए केंद्र सरकार का ये कहना है, मोदी गवर्नमेंट का, कि जैसे संसद भवन है तो वो जो सांसद लोग हैं उनके बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है। इसके अलावा जो आगे आने वाले वक्त में जो सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से संसद की जो सीटें हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, तो ऐसे में फिर बैठने की जगह भी नहीं होगी। अभी भी बहुत कंजेस्टेड है वो जगह वहाँ पर, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की जो जगह है वो। और इसके बने हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, 98 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ऐसे में नई ज़रूरत बनी है। और जो वहाँ पर बिल्डिंगें हैं जैसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, उन सब में भी जो बिल्डिंग है वो सब भी अब काफ़ी पुरानी हो गई है, उसको एक म्यूजियम देना जरूरी है। और अभी जो ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो ऐसे में नई जगह की ज़रूरत है, ऐसा सरकार का कहना है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। ओके, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आपने जाना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आप चर्चा भी कर सकते हैं इसके बारे में कि क्या चल रहा है ऐसे वक्त में जब कोविड-19 है, महामारी है, तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी जो मामूली विवाद चल रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जो बातें कर रही हैं, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। और ख़ासतौर पे यूपीएससी एग्जामिनेशन वालों के लिए और पीसीएस के जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त ये भी सवाल हो सकता है उन दोनों एग्जामिनेशन के लिए कि क्या महामारी के वक्त इस तरह की ज़रूरत थी। इंटरव्यू में सवाल हो सकते हैं इस तरह के, तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना ये वीडियो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? राहत कार्यक्रम में ये 2 समुदाय शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर होगा चकमा और हाजोंग समुदाय। ओके, ये 2 समुदाय हैं। देखिए, चकमा और हाजोंग समुदाय जो है वो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो आपकी बांग्लादेश है, वहाँ के प्रवासी हैं मुख्य तौर पर। ओके, और चकमा जो है मुख्य तौर पर बौद्ध थे और हाजोंग हिंदू हैं। और देश भर में करीब 1 लाख से ज़्यादा चकमा और हाजोंग शरणार्थी हैं। वो पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्रों से चटगांव की पहाड़ियों के निवासी थे और 1960 के दशक में वहाँ पर कर्णफुली नदी के पास वहाँ पर एक बांध बनाया गया था। बांध की वजह से उनके रहने का जो भी जगह थी वो सब पानी में भर गया। तो उसके बाद वो सब लोग इंडिया आ गए, वहाँ से पलायन करके। वहाँ उत्पीड़न भी हो रहा था उनका। तो उसी के बाद बहुत सालों तक वो रहे यहाँ पर शरणार्थी के रूप में। फिर 2015 से 2017 के बीच में केंद्र सरकार ने उनको भारत की नागरिकता दे दी। और ये सब जो है वहाँ से जब पलायन करके आए थे तो वो सब अरुणाचल प्रदेश में जाकर बस गए थे।
तो अब चूंकि अभी कोविड-19 आया है, इस दौरान इन दोनों समुदाय को कोविड-19 जो राहत है, पैकेज है, उसके तहत इनको शामिल नहीं किया गया है, खाना वगैरह इसके लिए। ओके, तो एक समूह है अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और प्रधानमंत्री से कहा कि इन दोनों समुदायों को भोजन सुनिश्चित करवाने की ज़रूरत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो उसी के बाद केंद्र सरकार ने ये निर्देश जारी किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार को कि इन दोनों समुदायों को जरूरी जो है राहत मुहैया कराई जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ इम्पॉर्टेंट कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल हो गया है। बहुत डिटेल में है, नोट्स के साथ हैं, MCQ है, 600 से ज़्यादा हैं, 400 से ज़्यादा पन्ने हैं, उसमें पेजेज हैं। तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने पहले जनवरी फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स लिया हुआ है वो फ्री में ले सकते हैं। कैसे लें वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, और 2019 का करंट अफेयर्स तो अवेलेबल है ही, वो भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया उस पर? इसका आंसर होगा 4 साल। 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा है? आंसर होगा अमेरिका, USA ने ये रखा है। और उसका कहना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर भारत की जो नीति है वो ठीक नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, और नियम कायदे यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसा अमेरिका का आरोप है। तो उसने ये काम किया है। ओके, उसका ये कहना है कि दवा कंपनियां और दूसरी कंपनियां जो उनके जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसको ले रही है और अपना निर्माण कर रही है। कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मई। ओके, देखिए 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात जो है बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे। दरअसल क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956। उसके तहत देश भर में भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों की सीमाओं को परिभाषित किया गया था। तो उसी दौरान जो है वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था, उस वक्त के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि बॉम्बे राज्य का गठन हुआ, उसमें मराठी, गुजराती, कच्छी, कोंकणी भाषा के लोगों को उसमें शामिल किया गया था। तो उसका एक बॉम्बे राज्य बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भाषा और सांस्कृतिक रूप से जो है अलग अलग राज्यों की मांग उठी। महाराष्ट्र के मराठियों ने अलग मांग उठाई और गुजरातियों ने अलग मांग उठाई, और तब 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बना। ठीक है, 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 आया, और उसी में 2 भाग किए गए। महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा के लिए और गुजरात जो है गुजराती भाषाओं के लोगों के लिए एक तरह से बांट दिया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने देश के दूर दराज इलाकों के आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन यानी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से किसानों को जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आंसर होगा किसान सभा ऐप। ये क्या करेगा ऐप कि किसान को उन लोगों से जोड़ेगा जो उसका सामान खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली। ओके, और जो लॉजिस्टिक सहायता है वो सब पहुंचाई जाएगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसकी उनको ऐप में ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था करें, कैसे ले जाएं सामान, है ना, कीटनाशक कैसे मंगवाएं, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। डीलर कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है, उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। तो ये एक तरह से कनेक्टेड होगा, इससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन्स से सम्मानित किया है? आंसर होगा जापान। भारत और जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो जापान की बात हो रही है, राजधानी क्या है? टोक्यो, मुद्रा क्या है? येन, और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भरली का निधन हो गया 29 अप्रैल 2020 को। तो कितने साल की थी वो? 101 साल की थी। वो स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और सर्वोदय नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रिय थी।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, उसने शुरू की है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड-19 को लेकर क्या होगा कि इसमें पैकेट दिए जाएंगे, उसमें त्रिकूट चूर्ण होगा, पीपल, अदरक, काली मिर्च वगैरह वगैरह, और लोगों को काढ़ा पीने के लिए ये प्रोत्साहित किया जाएगा, निःशुल्क ये वितरित किया जाएगा ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक है, तो क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के वहाँ भी लिंक अवेलेबल है पीडीएफ का। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।